स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। माता पिता की आशीर्वाद से, सभी सहयोगियों के, बुजुर्गों के, सबकी सद्भावनाओं से आपको अवसर मिला है, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने कहा कि आज जो मुख्य सेवक सदन में जो पहली बार आए हैं और जो पहले भी आ चुके हैं, उनका भी यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पधारने पर मैं अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं उन 16 बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ जिन्हें परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण दिलाने के उपरांत आज लाइसेंस देकर उन्हें एक तरह से स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रेरित किया गया है, अग्रसर किया गया है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वो आगे बढ़े हैं। और आज जिन चालकों, परिचालकों व सहायक लेखाकारों को जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत से, लगन से आपको जो नया ये दायित्व मिला है, उस दायित्वों के कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत और ध्येय मानकर जीवन का ये आपका ध्येय होना चाहिए कि सतत रूप से मुझे सेवा में लगना है। और सतत रूप से आप लगेंगे तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि आपको ऊर्जा भी मिलेगी, आपके अंदर उत्साह भी आएगा, भगवान की भी कृपा होगी, लोगों की दुआएं भी आपको मिलेंगी। और इन सब का कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प जब होता है उसमें विकल्प नहीं होता है। और यह भी आपका संकल्प है कि आपको अपनी सेवा बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और पहले दिन से देखिए, कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा अपने अनुभव के आधार पर भी बता रहा हूँ। अब आपको सेवा तो मिल गई, जब तक सेवा नहीं मिलती है तब तक हम सोचते हैं सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए। और सेवा मिलने के बाद थोड़ा सा हम कुछ दिनों तक तो रहते हैं अनुशासन में, नया नया अच्छा काम करना है, करना है, वो करना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर अपने साथ हम अनुशासन नहीं बरतते हैं। अब इसमें एक काम जरूर है, विभाग की जो औपचारिकताएं हैं, विभाग का जो टाइम टेबल है, अनुशासन है, वो सब पर लागू होता है। लेकिन वो एक तरह से विभाग का टाइम टेबल है। आपको अपना टाइम टेबल अपने पर एप्लीकेबल करना है, अपना स्व अनुशासन बनाना है, मन से, मस्तिष्क से, विचार से, आत्मा से, हर तरीके से, काम से। जब आप ये मान लेंगे कि नहीं, मुझे तो ये काम करना है, मेरा तो ये जो काम मुझे मिला है, ये काम मुझे भगवान की कृपा से मिला है और भगवान ने मेरे को इस काम के लिए ही सिलेक्ट किया हुआ था, मुझे लोगों की सेवा के लिए ही बनाया है, मुझे ये अच्छा काम करने के लिए ही बनाया है। ये जब आपके मन में ये विचार बस जाएगा ना, तो अगर आप बसा लेंगे, आज से इसका अभ्यास करेंगे, तो टाइम लगेगा बसते बसते। ऐसा नहीं है कि अभी आपने विचार लिया है और अभी से आप में परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन तब होगा जब आप इसको जीने लगेंगे। और जीने लगेंगे तो फिर आपको दिन भर अगर 5 बजे की जगह 8 बजे और 10 बजे तक भी काम करना पड़ेगा। चालक परिचालक में तो चूंकि कोई टाइम टेबल इस प्रकार का होता नहीं, कई बार आगे भी होता है, पीछे भी होता है, लेकिन वो भी अपने उसमें मस्तिष्क में विचार बना लेंगे कि नहीं, अब तो काम करना है जी। तो न थकान लगेगी, न ये लगेगा कि मैं अधिक काम कर रहा हूं, आपको लगेगा ये तो मेरा काम है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए, मैं इसलिए आज आपसे ये बात कह रहा हूं कि आज ये पत्र मिले हैं और आपको जल्दी सेवा में जाना है। हम सब देखिए, सूर्य भगवान जब आते हैं, सूर्योदय होता है, तब हमारे सारे काम शुरू होते हैं। मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, गाड़ियां चलने लगती हैं, कारखाने, उद्योग, पूजा पाठ, दिनचर्या, सब काम सूर्य के आने से होते हैं।
और जब शाम को सूर्यास्त हो जाता है तो फिर अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा हो जाता है तो कई बार अंधेरे में कुछ उपद्रवी भी आ जाते हैं, गुंडे भी आ जाते हैं, बदमाश भी आ जाते हैं, घंटे भी बंद हो जाते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं, काम भी कम हो जाते हैं, सड़कें भी सुनसान हो जाती हैं। अब सूर्य के आने से सब काम शुरू होते हैं और सूर्य के जाने से सब बंद हो जाते हैं। लेकिन सूर्य कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे आने से दुनिया चल रही है और मेरे जाने से ये पहिया रुक जा रहा है या धीमा पड़ जा रहा है। उसने तो अपनी एक नियति बनाई हुई है कि मुझे अपने टाइम से आना है और मुझे अपने टाइम से चले जाना है। अब इससे किसी को कोई फर्क पड़े, किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है, लेकिन क्या करूं, मैंने अपने जीवन का नियम बनाया है। तो हम लोगों को भी पहले दिन से अपने जीवन का नियम बनाना है, बनाएंगे ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि परिवहन सेवा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जो हमारे चालक हैं, परिचालक हैं, लेखाकार हैं, सभी का दायित्व तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग दिन रात जो यात्री हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और मुझे बताया गया पिछले दिनों की जो हमारा निगम है वो काफ़ी वित्तीय संकट से जूझ रहा था, और उसके चलते हम लोगों को कई बार जो वेतन देने के लिए भी उसका बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। राज्य सरकार की तरफ से अलग से हमको व्यवस्था करनी पड़ती थी, मंत्रिमंडल में हम जाकर जो है उसकी व्यवस्था करते थे। और इसके साथ ही जो हमारे रिटायरमेंट के लोग हैं उनको भी जो उनका भुगतान है कई वर्षों से ऐसे लंबित पड़ा हुआ था। और पिछले वर्ष से जो परिवहन निगम के कर्मचारियों ने निगम के प्रबंधन के प्रयासों को अच्छे कामों से, मेहनत से, परिणाम से, अच्छे प्रबंधन से उससे उभारा है। पिछले साल 29 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और इस वर्ष लगभग 36 करोड़ के मुनाफे की जो है पूरी हमको उम्मीद है। और इसी का परिणाम है कि देखिए इतने लंबे समय से अभी आदरणीय गणेश जोशी जी कह रहे थे कि हमारे जो आश्रित हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, मृतक आश्रितों का लाभ नहीं मिल पा रहा था, और हम लोगों को भी बड़ा कष्ट होता था। खास तौर से जब मैं टनकपुर जाता था तो बार बार मुझे सब मिल जाते थे और मन में बड़ी दुविधा होती थी। एक दिन हैंकी जी भी थे वहाँ पर, मैंने कहा हैंकी जी इनको अब होना ही चाहिए, और हम लोगों ने तय किया कि इनको लाभ दिया जाएगा, इनको आश्रितों को समायोजित किया जाएगा, उनको सेवा में रखा जाएगा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे सहयोगियों का भी सबका कि, और मैं कह सकता हूँ कि दिवंगत कर्मचारियों को, परिजनों को इस बीच में कितने अधिक वित्तीय संकट का भी उनको सामना करना पड़ा होगा। यह मामला मेरे संज्ञान में भी आने पर मैंने तभी सोचा कि इसका समाधान करेंगे और हमारे मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी। ये दिखाता है कि किस तरह जो हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो संकल्प लेती है, यानी कि जो काम भी हम सोचते हैं उसमें फिर विकल्प को नहीं आने देते हैं, उसको पूरा करके दम लेते हैं। भाइयों बहनों, मैंने जब मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तब से आप सभी ने महसूस किया होगा कि जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो उसमें बहुत व्यापक बदलाव हुआ है। कैलेंडर चाहे लोक सेवा आयोग का हो, चाहे UKSSC का हो, दोनों में तेजी से भर्तियां हुई हैं। और इन 2 सालों में, 2.5 सालों में हम देखेंगे तो पिछले कई सालों में जितनी भर्तियां नहीं हो पाई वो भर्तियां इन 2-2.5 सालों में हुई। एक रिकॉर्ड हुआ है। और भर्ती प्रक्रिया में भी जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाएं हो रही हैं, साफ सुथरी नियुक्तियां हो रही हैं, वो सरकार के हर काम में अब दिख रहा है। भाई बहनों, पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति वो कहीं ना कहीं हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे भाई बहन हैं,
उनको उन पर कहीं ना कहीं सरकार का भरोसा जगाता है और विश्वास दिलाता है कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है। और ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं प्रतियोगिताओं में आने के लिए प्रेरित करती हैं, उनके मनोबल को बढ़ाती हैं। तो देहरादून से भी आप सीएम धामी को लाइव सुन रहे थे। और बात करेंगे अगली खबर की। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि कैबिनेट बैठक में उम्मीद की जा रही थी कि समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट और कैबिनेट की मुहर लगा देगी। लेकिन उत्तराखंड में नई फिल्म नीति को मंजूरी मिल गई है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड में शूटिंग के लिए नए डेस्टिनेशन और रियायतें देने का ऐलान किया गया है। वहीं गढ़वाली, कुमाऊनी, जैनसारी फिल्म बनाने वालों की सब्सिडी 25 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई। पर्वतीय क्षेत्रों में नए लोकेशन पर शूटिंग करने वालों को 5% अधिक और फिल्म में उस लोकेशन का नाम दिखाने पर 5% और सब्सिडी मिलेगी। खास बात यह है कि स्थानीय कलाकारों को फिल्म में मौका देने वालों को 10 लाख रुपए अलग से मिलेंगे, जो छात्र किसी मान्यता प्राप्त फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से पढ़ाई करेंगे। फिल्म नीति हमने प्रस्तावित की है उत्तराखंड में फिल्म निर्माण से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं का विकास और फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देने के नज़रिए से उसको बनाया गया है। साथ ही जो उत्तराखंड की प्रतिभाएं हैं उनको फिल्मों में मौका मिले, टेक्नीशियंस के रूप में उनको मौका मिले, उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। जो सब्सिडी है फीचर फिल्मों के लिए पहले 1.5 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 13 करोड़ किया गया है। स्थानीय भाषा की फिल्मों की सब्सिडी को 8 गुना बढ़ाया गया, जो पहले 25 लाख थी उसको बढ़ा के 2 करोड़ किया गया है। अगर कोई इंटीरियर लोकेशंस पे शूट करता है तो उसमें 5% की अतिरिक्त सब्सिडी है। अगर कोई उन नामों का उल्लेख करता है हमारे प्रदेश की जगहों का जहां शूट हो रही है, उसमें 5% की अतिरिक्त सब्सिडी रखी है। जो प्रदेश के बच्चे जिनका छात्र के रूप में एडमिशन होगा किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उनकी जो फीस है उसको भी आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए 75% और सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 50% जो फीस है उसको सरकार। पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, उत्तराखंड में यूसीसी के ड्राफ्ट को तो मंजूरी नहीं मिली, लेकिन नई फिल्म नीति को मंजूरी मिल गई है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल नई फिल्म नीति को 2024 को विधानसभा के माफ कीजिएगा जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें पारित कर दिया गया था। और इसमें जो कई लाभकारी जो कहा जा सकता है जो दी गई है, रियायतें दी गई है नई फिल्म को, साथ साथ जो रीजनल फिल्म होगी उनको कहीं ना कहीं जो रियायतें दी गई है वो फायदेमंद होगी। और साथ साथ जो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर चाहे बॉलीवुड से हैं या फिर जो रीजनल फिल्म यहाँ पर बनाना चाहते हैं उन्हें तरह तरह की जो सब्सिडीज है और साथ साथ उन्हें कई प्रोत्साहन की जो सरकार मदद कर सकती है उस तरह से कोशिश की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो जो नई लोकेशन होगी उत्तराखंड की, अगर वहाँ का प्रचार किया जाता है तो ऐसे में सरकार उन्हें 5 लाख रुपए देगी। ऐसे में कहा जा सकता है जो नई फिल्म नीति है कहीं ना कहीं उत्तराखंड का प्रचार प्रसार है वो अत्यधिक हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिज्म प्लेस है और ऐसे में जो अत्यधिक लोग यहाँ पर आते हैं वो सिर्फ टूरिज्म के लिए आते हैं। और ऐसे में जब नई फिल्म यहाँ पर बनेगी, लोकेशन आपकी फिल्म्स में दिखाई देगी तो लोग यहाँ पर अत्यधिक आएंगे। जो टूरिज्म है बेस है उत्तराखंड का, उसमें अत्यधिक देखने को मिल सकता है कि उसमें निवेश आएगा और साथ साथ जो लोग हैं जो यहाँ पर आएंगे तो जो यहाँ पर स्थायी व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं इससे फायदा पहुंचेगा। और नई फिल्म नीति में और क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं? देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं तो पहले सब्सिडी करीब 25 लाख की थी, अब इसे 2 करोड़ कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी फायदेमंद है। और साथ साथ अगर यहाँ के जो लोकल एक्टर्स होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा तो उसमें भी कोई राशि देने की बात सरकार ने की है। साथ साथ अगर आप कोई डेस्टिनेशन को जो वहाँ के डेस्टिनेशन का नाम अगर फिल्म में देते हैं तो उसमें भी आपको सरकार द्वारा कुछ राशि दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो मूवीज है नई वाली उनको प्रोत्साहन देने के लिए साथ साथ जो रीजनल फिल्म होगी उत्तराखंड की, चाहे वो जौनसार में हो या फिर भाषा में अलग अलग गढ़वाली भाषा में हो, कुमाऊनी भाषा में हो, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो रीजनल फिल्म है उनको प्रोत्साहन तो मिलेगा ही मिलेगा। जो बाहर से आने वाली फिल्म है वो उत्तराखंड का प्रचार प्रसार करेगी, तो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है उत्तराखंड का वो अत्यधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दल की बैठक। आज विधानसभा सत्र का एजेंडा तय करने के लिए बुलाई गई बैठक। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी
भूषण की अध्यक्षता में होगी बैठक। विधानसभा सत्र के संचालन को लेकर होगी चर्चा। बैठक में इस सत्र के एजेंडे पर होगी चर्चा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा सत्र के संचालन को लेकर चर्चा होगी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में विधानसभा सत्र का जो ये बैठक बुलाया गया है, इसकी बैठक होगी और आज विधानसभा सत्र का एजेंडा तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देहरादून से कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल की बैठक होने जा रही है। तो देहरादून से एक खबर सामने आ रही है। बैठक में सत्र के एजेंडे पर भी चर्चा होगी। कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दल की बैठक होनी है और आज विधानसभा सत्र का एजेंडा तय करने के लिए बातचीत इस दौरान की जाएगी। तो बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दल की बैठक आज होनी है और विधानसभा सत्र का एजेंडा तय करने के लिए बैठक होगी। विधानसभा सत्र का एजेंडा तय करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है और रितु खंडूरी भी इस बैठक में जो है वो शामिल होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से तुषार हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, बैठक कब से शुरू होनी है और क्या कुछ होगा इस दौरान खास? देखिए, जो सर्वदलीय बैठक है विधानमंडल दल की वो शुरू हो चुकी है और रितु खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष है वो वहाँ पर पहुंच चुकी है। साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और साथ साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और तमाम जो बड़े नेता हैं सभी नेता दल के वो यहाँ पर पहुंचे हैं और विधानसभा को जो 5 से 8 फरवरी तक होने वाली है वो शांतिपूर्ण निकले और साथ साथ व्यवस्थित ढंग से निकले। तो इसके लिए जो बैठक की है तो वो आयोजित की जा रही है और इसके बाद जो कार्य मंत्रण की बैठक होगी उसमें जो दलीय नेता होंगे वो एजेंडा सेट करेंगे कि कौन कौन से एजेंडा में चर्चा की जा सकती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जा सकती है। और यूसीसी और साथ साथ मैं बात करूँ 10% क्षेत्रीय आरक्षण है जो आंदोलनकारियों के लिए, उस पर जो मुख्य चर्चा इस बार विधानसभा में रखने वाले हैं क्योंकि ऐसे माना जा रहा है कि कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधानसभा से पहले ही जो सत्र होगा उससे पहले ही या तो कोई कैबिनेट बैठक में लाकर यूसीसी को जो प्रस्ताव है उसे पारित कर दिया जाएगा और ये माना जा रहा है कि 6 फरवरी को जो कैबिनेट बैठक है वो आयोजित होगी और उसके बाद वहां से जो ड्राफ्ट है उसे विधानसभा में लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो तैयार है यूसीसी को लाने के लिए। तो 2 अहम मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं। एजेंडे की बात करें कार्य मंत्रण की जो बैठक में रहने वाले हैं कि यूसीसी को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं क्योंकि दूसरी जो विपक्षी पार्टी है इस पे कहीं ना कहीं खोट निकालने की कोशिश करेगी और उसी के तहत पूरी प्लानिंग जो विपक्षी दल की रहने वाली है। साथ साथ जितने भी जो ज्वलंत मुद्दे होंगे चाहे वो महिला उत्पीड़न को लेकर हो या फिर कहा जा सकता है कि महंगाई हो या फिर किसी भी विभाग की लापरवाही हो उसे उठाने की कोशिश की जाएगी। वहीं सरकार कुछ ऐसी नीति लाने की कोशिश की जाएगी जिसमें 10% जो क्षेत्रीय आरक्षण राज्य आंदोलनकारी को दिया जाएगा। तो ऐसे मुद्दे रहेंगे जो लाभकारी रहेंगे राज्य की तरफ से। वहीं कांग्रेस विधानसभा में जो सरकार राज्य सरकार है उसे घेरने की कोशिश करेगी चाहे वो उसमें ज्वलंत मुद्दे हो या फिर यूसीसी को लेकर। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बात करने के लिए खबर की 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र होने जा रहा है जिसके तहत आज सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा की बैठक आयोजित होगी। वहीं विपक्ष भी विधानसभा सत्र के लिए तैयार है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बताया कि विशेष सत्र में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए राज्य सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार विशेष विधानसभा सत्र में यूसीसी और 10% क्षैतिज आरक्षण के ड्राफ्ट पर भी मोहर लग सकती है। 5 फरवरी से जो है विधानसभा का सत्र जो है आहूत किया गया है और 8 तक जो है सत्र चलेगा। सत्र की अवधि बहुत कम है और प्रदेश के अंदर बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को जो है सदन के अंदर उठाने का काम करें, सरकार को घेरने का काम करें। और इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक जो है 4 फरवरी को जो है नेता प्रतिपक्ष ने आहूत की है
उस समय हम अपनी रणनीति तय करेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी क्षेत्रों में बरसात का दौर जारी। मौसम के बदलने से तापमान में गिरावट। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौसम के बदलने से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मैदानी क्षेत्रों में बरसात का दौर जारी है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो देहरादून से बड़ी जानकारी मौसम को लेकर सामने आ रही है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट विभाग की ओर से जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों की बात कर ले तो वहां भी बरसात का दौर लगातार देखा जा रहा है और मौसम के बदलने से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तो मौसम विभाग की ओर से जो है बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में बरसात भी देखने को मिल रही है और इसी के साथ तापमान में गिरावट जो है देखने को मिल रही है। तो देहरादून से एक खबर साझा कर रहे हैं आपके साथ, जहां प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में भी जो है बारिश का जो है लगातार बारिश देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था उसके अनुसार ही पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो 3000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र है, वहाँ पे बर्फबारी लगातार जारी है। वहीं अगर मैदानों की बात करें, मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो हरिद्वार, उधमसिंह नगर आदि जो क्षेत्र है वहाँ पर बारिश लगातार 3 दिनों से बनी हुई है। हालांकि इस बारिश से जो किसान है उनको काफी उम्मीद थी कि जो पाला जिस तरह से पड़ रहा था उससे कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरह से हरिद्वार शहर को छोड़ दे तो जिस तरह से लखसर, रुड़की आदि जो मैदानी क्षेत्र है, तराई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े थे, जो जिनसे जो किसान है उनको जरूर इस जो अपनी फसल है उसमें थोड़ा नुकसान उनको यहाँ पर हुआ है। लेकिन लगातार जिस तरह से आज भी बारिश हुई है और लगातार जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड कांग्रेस भी परिवारवाद छूती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली दरबार में जहां गांधी परिवार का दबदबा है, वहीं उत्तराखंड में भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब अपनी बेटी के बाद बेटी को भी चुनाव मैदान में उतारने की हसरत जो है पाले हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश के चतुर्भुज नेतृत्व से इसके लिए विचार करने और टिकट देने की मांग की है। एक बात और आपसे मैं जानना चाह रहा था सर कि आनंद रावत का भी जिक्र किया जा रहा है और बहुत लंबे अरसे से बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या वाकई आप चाह रहे हैं कि इस बार आनंद रावत को मौका मिले? मेरी बाप की इच्छा हमेशा रहेगी कि मेरे बेटों को अवसर मिल जाए। हाँ। अब देना न देना हमारे कार्यकर्ता साथियों के हाथ पर है, हमारे नेतागणों के हाथ पर है। ये लोग जो तय करेंगे, कोई मुझसे हम वो कहेंगे नहीं हमारे परिवार से लड़ा देते हैं तो बड़ी कृपा, नहीं कहेंगे तो जिसको कहेंगे उसको लड़ाएंगे। नहीं तो फिर सवाल यही उठेगा ना कि आनंद रावत ही क्यों? नहीं ऐसा देखो, वो जिसको कहेंगे, हमने अपने कार्यकर्ता साथियों के ऊपर जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने निरंतर मेरा साथ दिया है, सहयोग दिया है, हमने उनके ऊपर छोड़ दिया। वो जो कहेंगे वो करेंगे। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, लेकिन आनंद रावत ही क्यों, ये सवाल उठ रहा है। इसमें नहीं, अभी आपने कहा वर्षों से काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, वीरेंद्र काम कर रहे हैं। हाँ। जो काम जिसको कहेंगे वो लड़ेगा, कोई उसमें कोई झगड़ा थोड़ी है। हाँ, लेकिन जब आपके हाथ में पूरी तरह से कमान थी तो आप आनंद रावत को मौका दे सकते थे और प्रदेश के नेतृत्व कर रहे थे युवाओं का। उस वक्त भी 2012 का लम्हा था, तब आपके हाथ में वो मेरी गलती हो सकती है, लेकिन पार्टी के हित में मैंने उस समय फैसला किया। उस समय मैं सक्रिय था, मैंने कहा भाई नहीं अब मैं, लेकिन अब मेरी उम्र होती जा रही है। हाँ। यदि पार्टी चाहेगी कि नहीं हरीश रावत की परंपरा, हरीश रावत का जो लोगों से संपर्क है, लोगों के साथ जो उनका स्नेह व्यवहार है वो आगे बना रहे, तो मेरे बेटों को अवसर दे सकते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे साथी लोग कहेंगे नहीं इनको नहीं देते, हम कोई लेते हैं,
तो जिसको कहेंगे हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आपका मेरे को 2015 का एक वाकया याद है, आपका मैं इंटरव्यू ले रहा था, तब उस वक्त आपसे मैंने पूछा था कि हरीश रावत का उत्तराधिकारी कौन, तो आपने मुस्कुराकर बात को टाल दिया था। आज फिर से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखो 2015 में मैं खुद ही अपना उत्तराधिकारी था क्योंकि उस समय मेरी शरीर में ताकत थी, शक्ति थी जी। और अब धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ कि मैं उम्र के ऐसे सोपान पर आया हूँ जहाँ मुझको अपने प्रभाव को, अपने असर को पार्टी की तरफ डाइवर्ट करना है और उसके लिए सूत्र चाहिए। सूत्र निश्चित तौर पर मेरी संतानों में से ही कोई हो सकता है या मेरे सहयोगियों में से कोई हो सकता है। तो या तो कोई मेरा सहयोगी आगे आए या कोई मेरी संतान में से आगे आए। हरीश रावत जी, आज ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि शेर सरेंडर कर रहा है? नहीं, मैं सरेंडर नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अंतिम दम तक जो है लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। तो हरिद्वार से तो क्या हरिद्वार से आप खुद नहीं लड़ना चाह रहे? लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, लड़ाई का मोर्चा होगा तो हम शमशान घाट से भी वापस आ जाएंगे। लेकिन राजनीति में आपको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होता है, तो वो योजना इस बात को चाहती है, योजनाबद्ध तरीके से पार्टी को उसका लाभ मिले, उसके लिए काम करना है। नहीं, आप खुद हरिद्वार से क्यों नहीं लड़ना चाह रहे? आप तो खुद वहां से चुनाव जीत चुके हैं। मैंने कहा ना कि एक समय आता है जब किसी के हाथ पे बैटन पास ऑन करना पड़ता है, तो मेरा कोई साथी उसको लेना चाहता है तो पहली प्रायोरिटी हमारे उस साथी को है जो कहे कि नहीं मैं लेना चाहता हूं और ये सब और अपने साथियों को सहमत करवा ले। यदि ऐसा नहीं है तो फिर मैंने अपनी इच्छा बता दी। लेकिन आनंद रावत लड़ना चाहते हैं चुनाव? नहीं, मैंने अपनी इच्छा बता दी। बाकी मैं पूछूंगा ताछूंगा तो तब जब मुझसे कोई अथॉरिटिक तरीके से कहा जाएगा, क्योंकि ये चीज मीडिया में तो तय होती नहीं है, ये तो पार्टी में तय होती है ना। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि प्रीतम जी तैयार होंगे, क्योंकि हरक सिंह रावत भी दावेदारी कर रहे हैं? ठीक है, मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात जानता हूं और लेकिन मैं इस बात से वो हूं कि ये लोग जो निर्णय करेंगे, चारों लोग जिस बात पर सहमत होंगे मैं भी सहमत। तो ये 4 नेताओं का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदयाल जी ये तय करेंगे कौन लड़ेगा। अच्छा, मतलब ये चारों। तो उसमें हरक सिंह रावत जी की भी कोई भूमिका रहेगी क्या? नहीं, ये 4 हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है, बाकी हम सब कार्यकर्ता के तौर पर है, बाकी सबको नहीं। लेकिन प्रीतम जी तो उनके पास तो अभी ऐसा कोई, मतलब वो कैसे टिकट फाइनल करेंगे? टिकट के लिए नहीं कहा मैंने कहा ये लोग तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। अच्छा, मतलब सहमति आप चाह रहे हैं? हाँ, इनकी सहमति के बिना थोड़ी है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।